बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है और बहुत ही बड़ी ख़बर है, बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी होशरुबा ख़बर है और भरपूर इंकशाफ है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। और तमाम पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर ये चली है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये ख़बर है जी कि इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों के माबैन इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मुबैना ऑडियो लीक इमरान ख़ान के वकील लतीफ़ खोसा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सामने आ गई। बहुत बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि इसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। और ये जो नंद और भाभी, नंदों के और भाभी के माबैन इख्तलाफात सामने आ गए हैं, इसी से तो सारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसी से तो इकॉनमी का भट्टा बैठा हुआ है, इसी से तो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो पाकिस्तान के अवाम को अवेलेबल नहीं है। इसी की वजह से तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसी की वजह से रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसी की वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं, इसी की वजह से सारे, मतलब कि आप ये समझ लें कि तमाम मसाइल की जड़ जो है ना ये है कि इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की बहनें जो हैं उनके माबैन इख्तलाफात हैं। और बुशरा बीबी जो है वो खुलकर उन इख्तलाफात का इजहार कर रही थी लतीफ़ खोसा साहब से, और वो मैंने ऑडियो फिर सुनी है। और एक तो हमेशा इस तरह की कोई ख़बर आती है वो फिर सुननी भी पड़ती है, लेकिन अब क्या करें, यही लेवल ऑफ इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर फिर बात करनी पड़ती है और कमेंट्री करनी पड़ती है। तो उसमें वो कह रही है कि जी कोई इख्तलाफात और कोई लड़ाई। पहली बात तो ये कि वो सुन के मुझे एक तो ये भी ख्याल आया कि बेगम फिर चाहे इमरान ख़ान की हो और बहनें भी चाहे इमरान ख़ान की हों, वो नंदों और भाभी वाला इशू हो ही जाता होता है और हर घर में ही हो जाता होता है तकरीबन। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं तकरीबन हर घर में, इसमें कोई मतलब के अचंभे की बात तो है नहीं। दूसरा ये है कि ख़वातीन जो है उनका अपना ही एक स्टाइल होता है फिर कुछ चीज़ों को लेके, वो भी अपनी जगह पे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ और ये समझने से कासिर हूँ कि इसका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से क्या है, या इसका ताल्लुक़ कौमी सलामती से क्या है, या इसका ताल्लुक़ जो है मुल्क की तरक्की से, इकॉनमी से क्या है, इसका ताल्लुक़ हमारी सोशल कंडीशन से क्या है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से क्या है, वो तो कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह ये मामला जो है अब प्रेजेंट किया जा रहा है, और फिर उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक तो मैं पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि एक सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ होता है किसी भी मुल्क का, उसके मुताबिक वो चलता है तो वो तरक्की करता है। तो अगर हमारा प्रायोरिटी ये है, सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ ये हैं कि एक शख्स जो कि जेल में है, एक पॉलिटिशियन, उसकी अहलिया और उसकी बहनों के दरमियान इख्तलाफात की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है और उसके बाद वो पूरी कौम के सामने ले आना है, तो इस तरह तो कौम का भला नहीं होने लगा, इस तरह तो मुल्क तरक्की नहीं करने लगा, इस तरह तो हम आगे नहीं जाने लगे। लेकिन यह है कि जो भी ये कर रहा है उसके ज़हन में यही होगा, हो सकता है कि जी इसी तरह तरक्की होगी या इसी तरह मामलात आगे जाएंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें तरक्की नहीं है। और ये तो मैं समझता हूँ कि जो रियासती मशीनरी है हमारी, उसकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है इस तरह की चीज़ों को ट्रैक करने की, ट्रेस करने की, उसका फजूल इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने से, जिसमें बुशरा बीबी अपनी नंदों के हवाले से कुछ इख्तलाफात का इजहार कर रही हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मेरा क्या कंसर्न हो कि बुशरा बीबी को अपनी नंदों से क्या शिकायत है या उनकी नंदों को बुशरा बीबी से क्या शिकायत है, या दोनों में जब लड़ाई होती है तो खान साहब उसको कैसे हल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ जस्ट नॉट माई कंसर्न। आई हैव नथिंग टू डू विद इट ब्रो। मेरा तो इतना कंसर्न है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, तरक्की क्यों नहीं हो रही है, इकॉनमी क्यों बर्बाद है, सियासत क्यों अदम इस्तेहकाम का शिकार है, कानून की बालादस्ती क्यों ज़मी बोस हो गई है, इदारों की क्रेडिबिलिटी क्यों तबाह हो रही है, अदलिया मीडिया क्यों बिल्कुल ज़मी बोस होते चले जा रहे हैं। मेरा तो ये कंसर्न है। मैं तो इन चीज़ों के ऊपर, तो अगर उससे रिलेटेड कोई साजिश और कोई बयानिया जो कि तैयार हुआ था बुशरा बीबी और इमरान ख़ान या उनकी बहनों के माबैन और कोई ऑडियो आ जाती है तो फिर शायद
वो कि कंसर्न भी होता। लेकिन ये बिल्कुल घरेलू मामलात के ऊपर एक ऑडियो का आना और घरेलू लेवल पे जो गुफ्तगू हो रही है उनकी अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के साथ, और उसमें वो अपनी नंदों के हवाले से इख्तलाफात का इजहार कर रही हैं, और भाई कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। इससे मतलब क्या, आई डोंट नो जिन्होंने लीक किया वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे फ़ायदा कोई नहीं है। और तकलीफ़ और दुख इस बात का होता है कि जब इस तरह की सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल इस तरह के फजूल इश्यूज़ के ऊपर होता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप डीफोकस होते हैं, और जब आप डीफोकस होते हैं तो फिर सर्टनली आप सही डायरेक्शन में नहीं जाते और आप तरक्की नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी चीज़, अब इलेक्शन से बड़ा क्या हो सकता है अगर एक जमहूरियत है पाकिस्तान, और उसके ऊपर अभी देखें डिबेट हो रही है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, डिले हो सकते हैं। ये तो नहीं हो रहा कि नहीं होंगे या नहीं होंगे, हालांकि काजी फायज ईसा साहब ने कहा था, हो वैसे यही रहा है। काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि अगर कोई मीडिया वाला भी इसके ऊपर बात करेगा तो ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल बिकॉज दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या हो रहा है काजी साहब, अब तो ये डिस्कशन खुल के नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, इलेक्शन में ताखीर की बात हो रही है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे गया जिसके बारे में आप कह रहे थे। तो जब इलेक्शन जैसी चीज़ जो है उस पर कोई आपको सिस्टमैटिक नहीं है, कोई सर्टनिटी नहीं है उसके हवाले से, तो फिर बाकी मुल्क का क्या बनना है। जो मुल्क में, जिन मुल्कों में तरक्की हुई है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको अर्ज करूँ, उसमें छोटी से छोटी चीज़ भी जो होती है ना, छोटे लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे भी जाके आप देखें, हर एक चीज़ के लिए एक इदारा उन्होंने बनाया हुआ है और वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, और चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, इतनी सिस्टमैटिक हैं कि आप जो हैं वो हैरान होते हैं उसको देख के। और फिर आप उसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के साथ करें तो आपको समझ आता है कि यार कैसे पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सिस्टम यह है दैट देयर इज़ नो सिस्टम इन पाकिस्तान, द सिस्टम इज़ दैट देयर इज़ नो सिस्टम इन पाकिस्तान, देयर आर सर्टन इंडिविजुअल्स रनिंग द सिस्टम इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे पटवार खाना है तो उसको फिर पटवारी साहब अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। अब आपने अगर पटवारी साहब को रिश्वत नहीं देनी है तो फिर आप टिल का जोर लगा लें, उन्होंने आपका इंतकाल नहीं करके देना है अनलेस एंड अनटिल आप पटवारी के काफ़ी ऊपर से कोई ऐसी सिफारिश ढूंढ के लाएं जिससे पटवारी साहब को लाग पता जाए, नहीं तो उन्होंने आपका काम नहीं करना है। आपने अपनी ज़मीन का इंतकाल चढ़ाना है, उन्होंने 2-2.5 लाख रुपये आपसे रिश्वत मांगी। मैं इतने ओवरसीज से यहाँ पे मिलता हूँ, कहते हैं ये पटवारी ने हमसे 2 लाख रिश्वत मांग ली। उसने मांगनी है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं। पटवार खाना इज़ पटवारी साहब इटसेल्फ। तो पटवार, जब तक ये नहीं होगा कि पटवार खाना के अंदर एक सिस्टम डेवलप होगा और वो सिस्टमेटिकली आगे चलेगा, तब तक फिर पटवारी साहब जो मर्जी पटवार खाने के साथ करें। तो अभी पटवार खाने के साथ पटवारी साहब जो मर्जी कर रहे हैं, और उसके अंदर आप देखें कि कुछ भी बात जो है वो सही डायरेक्शन में जाती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है कि इस लेवल पे अब खोसा साहब का उसके ऊपर आया है। उन्होंने कहा जी ये क्लाइंट और वकील की आपस की गुफ्तगू थी, जिन्होंने लीक की इन्हें शर्म आनी चाहिए, कौन करता है, बाबर सत्तार ने भी ऑर्डर दिया, कौन लीक करता है। तो ये खोसा साहब का रद्द अमल है इसके ऊपर। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है, जलसे में तकरीर की है कि जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है, उसकी तरबियत करनी है, नौजवानों का लीडर बनाना है, पाकिस्तान का कम उम्र तरीन प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये आखिरी वाली बात जो है ना, ये अहम बात है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी पॉलिटिक्स इस वक्त घूमती है, इसके गिर्द घूमती है। असल बात यह है, बाकी वो लोग इस वक्त मुझसे पूछते हैं ओ जी इख्तलाफात हो गए जरदारी साहब में और बिलावल में, ओ जी इख्तलाफात इस हद तक हो गए, और मीडिया भी यही बातें करता है ना। वैसे ये भी एक महकूम ज़हनियत की निशानी है कि चंद लोगों के हवाले से, चंद ख़बरों के ऊपर आप सारा दिन रात तक प्राइम टाइम में तज्जिया करते रहें। ओ जी जरदारी साहब और बिलावल साहब के इख्तलाफात हो गए, आई डोंट केयर कि जरदारी साहब या बिलावल साहब के, व्हाट आई, बिकॉज आई नो कि वक्ती तौर पे जो भी इख्तलाफ अगर इन लोगों के कोई हो भी गए, गोल साझा है, और वो ये है कि बिलावल को पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनाना है। चलो अगर मुल्क के लिए बेहतर है तो सो बी इट, आई एग्री विद इट,
कि अगर मुल्क के लिए बेहतर है, इसी में मुल्क की भलाई है, फलाह है, तो मैं भी इसको सपोर्ट करूँगा। लेकिन मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है पिछले 76 साल का कि ये जो मारूसी सियासत पाकिस्तान में हुई है, और एक के बाद उसी फैमिली का दूसरा और फिर तीसरा, और उसी तरह उसके साथ वाली फैमिली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद फिर मार्शल लॉस, फिर यही फैमिली, फिर ये मुल्क का सत्यानाश हुआ है। मुल्क ने तरक्की नहीं की है। मैं अब जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि उनका बेटा मुल्क का कम उम्र तरीन, मोहतरमा मेरे ख्याल में शी वॉज 35 व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये चाहते हैं मे बी कि बिलावल साहब वो रिकॉर्ड तोड़े, और अगर वो रिकॉर्ड तोड़ना है तो यही इलेक्शन है जिसमें वो रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि अगर बात इससे अगले इलेक्शन पे चली गई तो वो मोहतरमा का रिकॉर्ड नहीं टूट सकेगा, फिर बिलावल साहब पीछे रह जाएंगे। तो वो अपनी मदर को बीट करना चाहते हैं, और जरदारी साहब अपनी डिसीज्ड वाइफ को इस हवाले से उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं कि जी बिलावल को कम उम्र तरीन प्राइम मिनिस्टर बना लें। अब जो हालात है पाकिस्तान में, बन भी सकता है, जो कुछ हो गया है अगर वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं आपको हकायक बताऊं जी ऐसे है वैसे है फलाना टमकाना। हकायक ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस नहीं है बिलावल का, वैसे अगर आप जानना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इसी वजह से थोड़ा वो बोल रही है, वो बिलावल का आज का भी है कि ये महंगाई लीक है इनके खिलाफ, नवाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, PMLN के खिलाफ, तो चांसेस नहीं है उनके बनने के। लेकिन बात यह है कि ये जो ख्वाहिशात हैं और ख्वाहिशात का जो घोड़ा दौड़ता है, वो उसकी असल जो मंजिल है वो ये है कि इक़्तिदार हासिल करना है, घर में रखना है, अपने ही बच्चे को बनाना है, कम उम्र तरीन हो तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बाद में बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये जो 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, और इसके जो सूबे हैं, और इसकी जो सरजमीन है, और इसका जो रकबा है, और ये जो रियासत है, और इस रियासत में जो कुछ है बाशमूल इसकी जोग्राफियाई हदूद के, और इसके इदारों के, और इसके लोगों के, और अवाम के, अवाम तो चलो रहने दे, राया के, ये रियासत क्या इन्हीं लोगों के हुकूमत करने के लिए बनी है और इनके शौक़ पूरे करने के लिए बनी है? सवाल जवाब तो है कि हरगिज़ नहीं। लेकिन अभी तक हो यही रहा है, हो ऐसे ही रहा है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिलावल के प्राइम मिनिस्टर बनने से, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिलावल साहब वोट लेते हैं तो जमहूरियत का जो तकाजा है उसके मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सो बी इट, 100 बिस्मिल्लाह बन जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जमहूरियत को पैरों तले रौंद के किसी को दबाना है, तो फिर किसी को उठाना है और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म बनना है, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो फिर मुल्क में सिस्टम ही कोई नहीं रह जाता, फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है इलेक्शन, और फिर इस तरह से मुल्क चलेगा तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। और अभी तक जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। और ख़बरें ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना केस में जवाब जमा करा दिया, लेकिन ट्रायल की स्पीड वो नहीं है जिस तरह इमरान खान के ट्रायल की, तोशाखाना की ट्रायल की स्पीड थी। इधर भी लगाए ना जज हमायूं दिलावर को, उसको बुलाएं, वो किधर है, वो नायाब हीरा जज हमायूं दिलावर, उसको निकालें उसको। लेकिन अभी नहीं, अभी मियाँ साहब के मामला ठीक जा रहे। अगर ख़राब हो गए तो यही जज हमायूं दिलावर इसी कोर्ट में आ जाएगा, फिर मियाँ साहब के तोशाखाना के ट्रायल की स्पीडें तेज़ हो जाएंगी। बहरहाल ये अभी तक की खबर है। एक आखिरी खबर, सदर ममलिकत ने कोई 4 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, IMF का तकाजा था कि जी ये करें, तो वो उन्होंने पास कर दिए। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।